की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है। हमारी पूरी कोशिश हमेशा की तरह कि इस बुलेटिन में हम उन खबरों को शामिल करें जिससे है आपका सरोकार, या फिर वो खबरें जो कि आपको जानना जरूरी है और किसी वजह से अगर आपने मिस कर दी है तो हमारे इस बुलेटिन को आप गौर से देखिए, आपको तमाम जरूरी खबरें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। पहले बात करेंगे भारतीय नौसेना की, जिसको एक और योद्धा मिलने जा रहा है। 5वीं डिजिटल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वागीर को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइंस बिछाने और निगरानी मिशन समेत तमाम मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। करीब 2 साल तक इसका समुद्री ट्रायल किया गया। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक शिपयार्ड में बनाया गया है। समंदर की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। तो नौसेना में शामिल हो रही है ये सबमरीन। पराक्रम दिवस पर नौसेना में ये शामिल होगी। 2 साल तक इसका समुद्री ट्रायल चला है। और हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान इन दिनों जापान में गरज रहे हैं। जी हां, जापान के हयाकुरी एयरबेस पर इन दिनों भारत और जापान की वायुसेना का वीर गार्जन युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट्स को एक दूसरे के साथ तालमेल और हुनर को परखने का मौका मिल रहा है। खास बात यह भी है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की जांबाज महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल हैं। अवनी इस युद्धाभ्यास में सुखोई फाइटर जेट उड़ा रही हैं। ये युद्धाभ्यास 26 जनवरी तक चलेगा। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 MKI इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा 2 C-17 ग्लोब मास्टर और एक IL-78 विमान भी वीर गार्जन युद्धाभ्यास में शामिल है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच न केवल मैत्रीपूर्ण संबंधों का परिचायक है, बल्कि जो सामरिक भागीदारी दोनों देशों के बीच बढ़ रही है उसका भी परिचायक है। मौसम सर्दी का है, लिहाजा इस वक्त पहाड़ बर्फ से पटे हुए हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में हिमपात की तस्वीरें। उत्तराखंड के हर इलाके में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी चोटियां हो या फिर मकान, पेड़ पौधे हो या गाड़ियां, सभी पर बर्फ जमी है और सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। मसूरी से लेकर केदारनाथ तक, चमोली, जोशीमठ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, चोपता, हर जगह खूब बर्फ पड़ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। वहीं धनौल्टी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। यहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में अभी तक लगभग 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। केदार घाटी के पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में भी सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई। ये इलाका मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चोपता का रुख किया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हो गया है। जोशीमठ में बर्फबारी के कारण होटल्स को तोड़ने का काम रोक दिया गया है, लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है क्योंकि बाकी रास्ते बर्फबारी के चलते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते में पहाड़ों में इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। उत्तराखंड से हिमाचल ही नहीं, कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ भी पर्यटकों से गुलजार है, तो हिमाचल में मनाली तक भी पर्यटकों की मौज मस्ती चल रही है। ये बर्फ और ये सैलानी यहाँ के लोगों के लिए खुशियों की वजह बने हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग और मनाली की 2 खास और खूबसूरत तस्वीरें। खासतौर से मनाली के सोलांग नाला, रोहतांग और अटल टनल के इलाकों में जमकर बर्फ पड़ रही है। लिहाजा यहां आवाजाही में कठिनाई तो हो रही है, लेकिन बर्फ देखने पहुंचे सैलानियों के लिए यह शानदार नजारा है। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला समेत हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। हालांकि बर्फ और ठंड की वजह से पहाड़ों पर लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिक्कतों की परवाह किए बगैर यहां पर्यटक कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे का दीदार कर रहे हैं। गुलमर्ग और श्रीनगर में बर्फ के बीच केवल सैलानी ही नजर आ रहे हैं।
पहाड़ों पर गिरती बर्फ सैलानियों के लिए मौज बहार लेकर आई है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं। दिन और रात सर्द हवाएं चलती रहती हैं, कई हफ्ते सूर्य देवता के इंतजार में कट जाते हैं, पानी जमकर बर्फ बन जाता है। ऐसे में वहां के लोगों के पास अलाव के अलावा कोई दूसरा सहारा बचता नहीं है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में इन दिनों आग जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कांगड़ी की डिमांड काफी बढ़ गई है। कांगड़ी एक टोकरी की तरह दिखने वाला बर्तन होता है। दिखने में यह बेशक छोटा लगे, मगर सर्दियों के मौसम में काफी मददगार साबित होता है। इसमें आग जलाने के बाद अंगारों को रखा जाता है। अंगारों से भरी इस कांगड़ी को आसानी से कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस मौसम में सर्दी से बचाव के लिए लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दें कि इन इलाकों में यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कांगड़ी लोग घर घर में इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर आपने देखा हो फिरन लोग पहनते हैं, कुछ उसी तरह का लिबास पुरुष और महिलाएं लगभग एक तरह का लिबास पहनती हैं। और ऐसे में इस कांगड़ी को यानी कि अंगारों से भरी इस टोकरी को वो कपड़े के अंदर रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से जो कपड़े से दूर तो होता है लेकिन आपके शरीर को पूरी तरह से गर्म कर देता है। अब यानी आप ये समझ लीजिए कि ये मोबाइल हीटर से कम नहीं है। का मौसम है तो यहाँ पर ये पुराना रिवाज है कांगड़ी का। इसमें मतलब कोयले वगैरह डाल के आग इसमें डाल के तो आदमी अपने साथ रखता है। पहाड़ों पे बहुत जोर से बहुत बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमें कांगड़ी हमारा एक सहारा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो कांगड़ी की सेल लगाई है वो भी आधे रेट पे सेल लगाई हुई है। यहाँ साल में जाके 300 की कांगड़ी वो 150 में दे रहे हैं। यहाँ पे कांगड़ी के बगैर यहाँ को रह नहीं सकता है। पूंछ में बहुत सर्दी है, हर जगह बाजार में जो भी आ रहा है कांगड़ी जरूर ले रहा है कांगड़ी। ये तो आपने जम्मू कश्मीर की खबर देखी, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों को फिलहाल शीतलहर से कुछ राहत यहां मिली है। यहां भी हालत ऐसी ही बनी हुई थी। दरअसल दिल्ली में आज सुबह तापमान 10.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इस तरह 24 घंटे में तापमान में 5 डिग्री बढ़ोतरी हुई है, जबकि 48 घंटे में 8 डिग्री पारा चढ़ा है। अब जरा याद कीजिए, 1-1.5 हफ्ता पहले इसी दिल्ली के अंदर तापमान 1.3 डिग्री तक पहुंच गया था। कुछ एक इलाके तो ऐसे थे जहां इससे भी कम तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन मौसम अब करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो एक सप्ताह तक उत्तर भारत को शीतलहर से राहत मिलेगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। ठंड सिर्फ इंसानों को ही परेशान नहीं करती, पशु पक्षियों को भी लगती है। वडोदरा के सयाजी बाग चिड़ियाघर में पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां खाने पीने का पूरा ख्याल इन पक्षियों का रखा जा रहा है। इन्हें गाजर, मूली और ताजा सब्जियां दी जा रही हैं। हालांकि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले गुजरात में ठंड थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन पक्षियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। चिड़ियाघर में आपको बता दें, पक्षियों के लिए बोरियों के अंदर घास भरकर बिछौने बनाए गए हैं। इसके अलावा पिंजरों को कवर कर दिया गया है ताकि ठंडी हवा इनके अंदर ना जाए। आप देखिए किस तरह से बाहर कर्टन्स लगाए गए हैं पिंजरों के बाहर। इसके अलावा टोकरी और मटकी की तरह दिखने वाले घोंसले भी बनाए गए हैं। पूरी तरह से आप देखिए कपड़े से कवर कर दिया गया है। इनके अंदर आपको बता दें कि नरम घास भरी गई है ताकि परिंदे सर्द रातों में सुकून की नींद सो सके। हमारे पास जो एक सालों पुरानी जो पद्धति थी कि आग जलाकर उन्हें गर्मावा दिया जाता था, वो पद्धति को अब हमने बंद किया है। क्योंकि जो नए बने पिंजरे हैं, उस पिंजरों की जो डिज़ाइन और उन पिंजरों की जो रचना इस तरह से है कि उन्हें हवा ज़्यादा लगे नहीं, और फिर भी अंदर उन्हें गर्मी देने के लिए हम जो सूखे जो अनाज की जो बोरियां आती है, तो अनाज की बोरियों के अंदर सूखे घास का भूसा भर के उन्हें अंदर एक चटाई या गद्दे जैसा देते हैं, जिसके ऊपर रात के समय दरमियान वो आराम करके अपना खुद को गर्म रख सके। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। इस दौरान पुलिस खास एहतियात बरत रही है। मेला क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को अब बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन के अलावा बॉडी वॉर्न कैमरे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। फिलहाल हर शिफ्ट में 80 पुलिसकर्मी इन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके जरिए आपको बता दें कि तमाम संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। यहां बनाए गए कंट्रोल रूम में मौजूद अफसर और पुलिसकर्मी इन कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों को सीधे देख सकते हैं। इससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में हालात को संभालने में मदद भी मिलेगी। तो बॉडी वॉर्न कैमरों से निगरानी की जा रही है, यानी कि हाईटेक हो गई है यहां की पुलिस, खास करके माघ मेला की वजह से। जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारें आने की घटना के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों में चल रहे निर्माण कार्यों पर सवाल उठे हैं। हालांकि रेल विकास निगम ने दावा किया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पूरी तरह से सुरक्षित है। जोशीमठ में आपदा के बाद इस रेलवे लाइन पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन रेल निगम का कहना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सभी टनल पूरी तरह सुरक्षित है और टनल निर्माण से किसी भी तरह का नुकसान आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ। यहां के प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक योजना के तहत जितनी भी टनल्स बनाई गई हैं, जितने भी पुल बनाए गए हैं, वो सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की निगरानी में टनल और पुलों का निर्माण हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि रेल परियोजना शुरू होने के बाद पहाड़ में कई ऐसे गांव हैं जहां मकान और लोगों के खेतों में दरारें देखने को मिल रही हैं। और अब बात एक ऐसी नुमाइश की जिसमें रखे गए सामान देखकर आपकी आंखें फैल जाएंगी। 10 किलो की लौकी, 12 किलो का कद्दू, 12 फीट लंबे मिर्च के पेड़, 6 किलो की मूली, 3 किलो की गोभी, ये सब आपको कहीं ना कहीं चौंका रहे होंगे। आपको बताएं कि तमाम चीजें उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों देखने को मिल रही हैं। यहां चल रहे उत्तरायणी मेले में पहाड़ी उत्पादों की खास नुमाइश लगी है, जिसमें ये खास सब्जियां देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें 5 किलो की अरबी भी शामिल है, 10 फीट की इलायची के पौधे, 2 किलो की ब्रोकली और 2.5 किलो की पत्ता गोभी भी यहां पर नजर आ रही है। उत्तरायणी मेले के अवसर पर लगी नुमाइश में किसानों के उत्पाद खास करके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां किसानों ने अपने इन उत्पादों को पेश किया है, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। बागेश्वर के अलग अलग गांवों के काश्तकार और किसान अपने अपने अच्छे उत्पादों को यहां उद्यान विभाग के स्टॉल में रखते हैं। इनमें से शानदार उत्पादों को चुनकर सम्मानित भी किया जाता है। और गुजरात के जूनागढ़ में हुई अनोखी शादी, जी हां, ऑस्ट्रेलिया से भारत आए एक युवक ने जूनागढ़ में भारतीय लड़की के साथ हिंदू रीति रिवाजों से ब्याह रचाया। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक टोबोन का परिवार 20 लोगों की बारात लेकर भारत आया और गिर के एक रिजॉर्ट में धूमधाम से शादी की रस्में निभाई। दरअसल जूनागढ़ के मांगरोल का नागर परिवार बरसों से ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वहीं इस परिवार की बिटिया की शादी ऑस्ट्रेलियाई युवक से तय हुई, लेकिन शादी समारोह जूनागढ़ के गिर में संपन्न किया गया, क्योंकि गुजराती परिवार की इच्छा थी कि बेटी को पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से विदा करें। ऐसे में गिर में बारात पहुंची, दूल्हे के घुड़चड़ी हुई, लोगों ने गरबा भी खेला और धूमधाम से ब्याह की रस्में अदा की गई। दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश नजर आए। सूरत में गहने बनाने वाली कंपनी ने पीएम मोदी की 156 ग्राम की सोने की मूर्ति तैयार की है। गुजरात चुनाव में बीजेपी के 156 सीटों पर शानदार जीत की खुशी में पीएम मोदी की अनूठी मूर्ति बनाई गई है। बिल्कुल, और ये मूर्ति सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए, कंपनी के 25 डिजाइनर्स और कर्मचारियों की टीम ने 18 कैरेट सोने से 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को तैयार किया है। मूर्ति की कीमत 15 लाख से अधिक आंकी गई है। इसकी लंबाई 4.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच की है। 156 ग्राम सोने से बनी है और 3 महीने लगे इसे बनाने में। यहाँ के डिजाइनर्स ने इसे मिलकर के बनाया है और काफी मेहनत के बाद इस मूर्ति को बनाया गया है। इसकी लंबाई 4.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच बताई गई है और कीमत की बात करें तो 15 लाख से अधिक लगभग इस मूर्ति की कीमत आंकी गई है। गुजरात के सूरत में बीएसएफ की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने लोगों को हथियारों की बारीक और उनकी खूबियां भी बताई। लोग भी उत्सुक होकर हथियारों के इस्तेमाल और उनकी मारक क्षमता के किस्से सुनते दिखे।
इसके अलावा गुजरात पुलिस के जवानों का अदम्य साहस भी यहां देखने को मिला। गुजरात पुलिस के जवानों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हथियारों को खोलते और बंद करके दिखाया। इसका मकसद ये बताना था कि हर हालात का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ट्रेनिंग और अनुशासन ही एक सैनिक की पहचान होती है। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।